हाय स्टूडेंट्स, आज जो हम अपने चैप्टर 1 में पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब अगर कोई रिएक्शन होता है तो उसके अंदर बेसिकली कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं और कुछ बॉन्ड्स बनते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ताकि एक न्यू कंपाउंड हमें मिल सके। केमिकल रिएक्शन से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन किसी सब्सटेंस पर या किसी कंपाउंड पर होता है जब, तो एक न्यू कंपाउंड ही तो हमें मिलता है। अब वो न्यू कंपाउंड मिलता कैसे है? जो हमारा पुराना कंपाउंड था उसमें से कुछ एलिमेंट्स ने बॉन्ड तोड़ा और कोई नए एलिमेंट्स आए और उन्होंने उस कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाया, जिसकी वजह से एंड में हमें एक नया कंपाउंड मिलता है। तो बच्चों, आज की हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब जैसा कि मैंने बताया कि एक केमिकल रिएक्शन में कुछ बॉन्ड्स टूटते हैं, कुछ बॉन्ड्स बनते हैं, तो इस बात को हम लिख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance। अब जब ये न्यू सब्सटेंस बनता है, अगर हम बात करते हैं हीट की, तो बच्चों हीट पे दो तरह के रिएक्शन होते हैं। एक वो रिएक्शंस जिसके अंदर हीट निकलती है, एक वो रिएक्शन जिनके अंदर हीट अब्सॉर्ब होती है। तो अब हम हीट के बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों, आप हेडिंग डालिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब जैसा कि आपको हेडिंग से पता ही लग रहा है, एक्सो, एग्जिट का मतलब क्या होता है? एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना। तो एक्सो का मतलब है हीट का बाहर निकलना। वो रिएक्शन जिसमें कंपाउंड जब रिएक्ट करते हैं और हीट निकलती है, तो उन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। रिएक्शन in which heat is evolved are called exothermic reaction। अब बच्चों, जब ऐसा रिएक्शन होगा जिसके अंदर से हीट निकलेगी, तो जहां पर वो रिएक्शन हो रहा होगा उसके आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा? उसके आसपास के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि जब रिएक्शन हुआ तो हीट निकली, हीट निकलने से आसपास की जो सराउंडिंग्स थी वो गर्म हो गई। तो इसमें आप आगे लिख लीजिए, these reactions increases the temperature of nearby surroundings। अब अगर इसकी बात की जाए कि सर ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं, आप मुझे एग्जांपल दीजिए कि ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जिसमें हीट निकलती है। तो बच्चों, ये है इसका एग्जांपल। जब हमारा ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है,
तो जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो ये एनर्जी बच्चों हीट होती है, जो कि आपके इस जहां पर ये रिएक्शन हो रहा होगा उसके नियर बाय सराउंडिंग्स को टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल पूछा जाता है तो आपको एग्जांपल लिखकर दिखाना है। हम जितने भी रिएक्शंस इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपको सारे टिप्स पर आने चाहिए। कहीं ना कहीं कोई भी रिएक्शंस आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो इट्स बेटर कि आप सारे रिएक्शंस याद कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं। ये था हमारा रिएक्शन 1। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है मीथेन। अब ये मीथेन क्या होता है, अभी बच्चों आप इसका नाम याद कर लीजिए, और CH4 को हम बोलते हैं मीथेन। ये आप याद कर लीजिए, जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे मीथेन क्या होता है, उसका नाम मीथेन कैसे पड़ा, सब कुछ। तो फॉर द टाइम बीइंग आप याद कर लीजिए CH4 इज कॉल्ड मीथेन। तो जब CH4 गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो CO2 गैस प्लस 2H2O गैस, दैट मींस वाटर जो इसमें प्रोड्यूस होता है स्टीम की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, प्लस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज हीट इज रिलीज्ड। तो ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। आपसे पेपर में एग्जांपल पूछ लिया जाता है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें पढ़ना है ये था रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही थी। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़ना है वो पढ़ना है जिसके अंदर हीट अब्सॉर्ब होगी। तो उन तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हेडिंग डालिए एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बिल्कुल अपोजिट टू एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो रही थी, एंडो में हीट अब्सॉर्ब होगी। अब जब हीट अब्सॉर्ब होगी तो आसपास की जो सराउंडिंग्स होगी वहीं से तो हीट आएगी। अगर सराउंडिंग की हीट को रिएक्शन अब्सॉर्ब कर ले तो आसपास का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तो आसपास का टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारी हीट तो अब्सॉर्ब कर ली गई है, तो हीट बची ही नहीं जो टेम्परेचर को राइज करे। तो इसमें आप लिख लीजिए एंडोथर्मिक reactions are the reactions in which heat is absorbed। जब हीट अब्सॉर्ब करेंगे तो सराउंडिंग्स को कूल करेंगे एंड कूल्स द सराउंडिंग। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एटमॉस्फेयर की हीट को अब्सॉर्ब करके कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। तो इसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ये था बच्चों हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़ना है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे इस चैप्टर का। इसका नाम है कंबस्टन रिएक्शन।
तो पहले मैं आपको इसकी थ्योरी लिखवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू ये रिएक्शन समझाऊंगा। तो चलिए बच्चों, हेडिंग डालिए कंबस्टन रिएक्शन। A reaction in which a single product is formed when two or more reactants reacts is known as combustion reaction। अब बच्चों देखिए, कंबस्टन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मतलब एक केमिकल रिएक्शन के जो लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड्स होते थे उन्हें हम कहते थे रिएक्टेंट्स। तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और एक ही प्रोडक्ट बनाए, उस तरीके के रिएक्शंस को हम बोलते हैं कंबस्टन रिएक्शन। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो देखिए बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म प्लस वाटर इन लिक्विड फॉर्म जब रिएक्ट करते हैं, मतलब दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट बनाएं, और वो एक प्रोडक्ट क्या होता है? CaOH होल ट्वाइस। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम। इसको हमने अभी अपना पिछला रिएक्शन जो हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें प्रोडक्ट बना था, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम बात कर रहे हैं लाइम की, तो इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। अब बच्चों, आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्विक लाइम का यूज क्या है। क्विक लाइम हमारा पेंटर्स यूज करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पेंटर किसका यूज करते हैं, तो आपको एग्जाम इसमें लिखना है CaO क्विक लाइम। तो चलिए, ये था हमारा कंबस्टन रिएक्शन का फर्स्ट एग्जांपल। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट एग्जांपल्स की स्टडी करते हैं। अब बच्चों, मैं इस रिएक्शन में अगर आपको एक बात और बताऊं, जब ये रिएक्शन होता है अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड। अगर हीट इवॉल्व हो रही है तो ये कंबस्टन रिएक्शन किस तरह का एग्जांपल है? ये कंबस्टन रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हीट इवॉल्व हो रही है। तो इसमें आप लिख लो अ लार्ज अमाउंट ऑफ heat is evolved। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो हम अपने कंबस्टन का देखेंगे, कंबस्टन रिएक्शन का, तो वो है नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। यह आपसे एग्जाम्स में वैसे भी पूछ लिया जाता है, राइट द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपको ये रिएक्शन याद होना चाहिए, तो आप एग्जाम में लिख पाए। तो ये रिएक्शन क्या बोलता है?
जब दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस से, तो 2 molecules of H2O in liquid form is prepared. अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड एग्जाम्पल जो है हमारा वो है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल कैसे होता है ये रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जब हम कार्बन सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। तो ये होता है बच्चों बर्निंग ऑफ कोल। कार्बन इन सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड in presence of oxygen। लास्ट एग्जाम्पल जो हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम और क्लोराइड का। तो मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है MgCl2। आपको ये सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए। आपसे एग्जाम्स में कंबस्शन रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर के बारे में पूछा जा सकता है, बर्निंग ऑफ कोल के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बच्चों हेडिंग डालिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? जब एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में बदल जाए या ब्रेक हो जाए, उस तरीके के रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसे हम लिख लेते हैं, व्हेन सिंपल रिएक्टेंट breaks into or more products is called decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इस बात को भी हम लिख लेते हैं और उसके बाद हम एक एक काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए अब लिखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन is of 3 types. Number 1, thermal decomposition. Number 2, photochemical decomposition. Number 3, electrochemical इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन बच्चों आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर सेफर साइड पर रहने के लिए आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप आने चाहिए। हमें नहीं पता एग्जाम में कब क्या पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए इसको भी हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे।
तो चलिए, अब जो पहले टाइप का डिकम्पोजिशन हमें पढ़ना है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? जब एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूटे। कब? जब उस पर हीट डाली जाए। हीट किसी भी तरीके से, कोई भी सोर्स हो सकता है जिसके थ्रू हीट हम उस रिएक्टेंट को देंगे। तो जब हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो लिखिए बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो लिखिए इसमें, व्हेन reactant breaks into multiple products due to heat supply, this kind of reaction is called thermal decomposition। तो चलिए अब इसका एग्जांपल देखते हैं। FeSO4 पे जब हीट डाली जाएगी, FeSO4 हमारा होता है फेरस सल्फेट। उस पर जब हीट डाली जाती है तो वो चेंज होता है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जब FeSO4 पर, दैट इज फेरस सल्फेट पर हीट डाली गई, वो किस में चेंज हुआ? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड क्यों बोला बच्चों हमने? क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इसे बोलते हैं हम सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्यों ट्राइऑक्साइड बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं। अब बच्चों, FeSO4 ऐसे नहीं मिलता। FeSO4 जो होता है वो इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, FeSO4.7H2O। इसे हम बोलते हैं फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। अब आपको यह चीज समझ नहीं आ रही होगी कि .7H2O क्या होता है। बच्चों, जब कोई भी कंपाउंड अपने क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है तो उसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं। उन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम अपने अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आप ये कंपाउंड का नाम याद रखिए, FeSO4.7H2O। तो जब बच्चों, अगर मैं पानी को हीट करूंगा तो क्या होगा? धीरे धीरे सारा पानी इवेपोरेट कर जाएगा। तो उसी तरीके से जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट किया जाता है तो जितना भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो सारा इवेपोरेट कर जाता है, और बचता क्या है? FeSO4। अब FeSO4 आगे रिएक्ट करता है दोबारा हीट की प्रेजेंस में, वो और टूटता है किसमें? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहां पर सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारी गैसेज हैं। तो ये हैं गैसेज, और जो फेरिक ऑक्साइड था वो था सॉलिड। ठीक है बच्चों, ये था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन का पहला रिएक्शन। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें थर्मल डिकम्पोजिशन का, तो है
इसे है डालिए नंबर 1, नंबर 2 CaCO3 पर जब हीट डाली जाती है तो वो क्विक लाइम में चेंज हो जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों इस चैप्टर का। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज में ये रिएक्शन यूज होता है। अगर मैं एक की बात करूं तो हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज में ये रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूसेज है। तो इसको आप लिख लीजिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट decomposition reaction because it is used in various industries such as cement manufacturing, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों अब जो थर्ड रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जब लेड नाइट्रेट दैट इज 2PbNO3 होल ट्वाइस और सॉलिड फॉर्म में इस पर जब हीट डाली जाती है तो ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो बच्चों इस रिएक्शन को आप देखते हैं, जब हमारा लेड नाइट्रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है। तो लेड का सिंबल होता है Pb। तो लेड नाइट्रेट, जब लेड नाइट्रेट पर हीट डाली जाती है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब बच्चों जब ये रिएक्शन होता है तो एकदम से जैसे ही लेड नाइट्रेट पर हीट डाली जाती है तो ब्राउन फ्यूम्स ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होती हैं। अब वो ब्राउन फ्यूम्स क्यों रिलीज होती हैं? जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो ब्राउन कलर का होता है। तो जब ये गैस रिलीज होती है तो ब्राउन कलर के फ्यूम्स हमें दिखते हैं। तो लिख लीजिए आप इस बात को, ब्राउन fumes are produced in above reaction because of formation of NO2। अब अगर आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाए कि एक रिएक्शन हो रहा है जिसके अंदर जब रिएक्शन होता है उस पर हीट डाली जाती है तो ब्राउन फ्यूम्स प्रेजेंट होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, तो आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि हमने एक ऐसा रिएक्शन पढ़ा था जिसके अंदर ब्राउन फ्यूम्स निकल रही थी और वो किस वजह से निकल रही थी? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है? तो ये रिएक्शन आपके दिमाग में आना चाहिए और आप अपना क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। अब ये था हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। अब जो नेक्स्ट तरह का डिकम्पोजिशन हमें पढ़ना है वो है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में जैसे हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन करवाया था,
फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में हम सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन करवाते हैं। तो वो रिएक्शंस जिसके अंदर सनलाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन हो, उन रिएक्शन को हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो हेडिंग डालिए फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। तो लिख लीजिए बच्चों इसमें decomposition taking place due to the presence of sunlight। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। तो पहला एग्जाम्पल जो इसमें हमें पढ़ना है वो है सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है तो ये प्योर सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस रिलीज करता है। ये है हमारा सिल्वर क्लोराइड। अब जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो इसे लिख लीजिए यहां पर व्हाइट इन कलर। क्लोरीन सिल्वर प्लस क्लोरीन इज फॉर्म्ड। तो एक से दो प्रोडक्ट्स बने तो ये हुआ डिकम्पोजिशन, और किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। तो इसलिए इसे हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब ये था व्हाइट कलर का, पर जब हमने देखा जो प्रोडक्ट हमारा बना वो ग्रेइश हो गया, हमारा प्रोडक्ट ग्रे हो गया। क्लोरीन तो हमारा उड़ जाएगा क्योंकि गैस है, तो ग्रे प्रोडक्ट बना। ये क्यों बना? ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो व्हाइट से ग्रे में चेंज होता है क्या? सिल्वर क्लोराइड ड्यू टू डिकम्पोजिशन। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है जिस तरीके से सिल्वर क्लोराइड रिएक्ट करता था सनलाइट में, उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड भी तो करेगा। क्यों? है तो दोनों हैलोजन्स ही ना, क्लोरीन भी हैलोजन, ब्रोमीन भी हैलोजन। आपके माइंड में अभी आ रहा होगा कि सर ये हैलोजन क्या होते हैं, तो बच्चों ये भी हम अपने आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हैलोजन्स आर ग्रुप 17 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम हैलोजन्स कहते हैं। अभी ये हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग अब बस ये याद रखिए, क्लोरीन ब्रोमीन आर हैलोजन्स। तो जिस तरीके से सिल्वर क्लोराइड ने रिएक्ट किया उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा। तो AgBr पर जब सनलाइट डाली गई तो 2Ag प्लस Br2 गैस इज फॉर्म्ड। अब ये रिएक्शन हमने क्यों पढ़ा? बच्चों ये जो रिएक्शन है आपका बहुत सारी जगह यूज आता है। तो एक जगह जहां ये यूज आता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर, तो इसको लिख लीजिए यूज्ड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब ये हमने क्यों बताया? क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा विच रिएक्शन इज यूज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो उसके अंदर आपको फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिखना है। कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड का। सनलाइट की प्रेजेंस में वो सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस रिलीज करता है।
ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें तीसरे तरह का हमें पढ़ना था वो था हमारा, हेडिंग डालिए बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन में हम बच्चों इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं हमारे, देखिए बच्चों, हमने एक कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने दो रोड्स लगाई और वो दोनों रोड्स कनेक्टेड हैं बैटरी से। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल वाला रोड होगा, ये इसे हम कहते हैं कैथोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगा उसे हम कहेंगे एनोड। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर जिस भी सब्सटेंस का हमें डिकम्पोजिशन कराना होता है उसको हम एज अ इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं। यह था हमारा एक कंटेनर जिसके अंदर दो रोड्स थी, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक लिक्विड होगा जो इस कंटेनर में भरा होगा, और ये वो लिक्विड होता है जिसका हमें डिकम्पोजिशन करवाना होता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चों, इस केस में जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है H2O। हम इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन करवाएंगे वाटर का, तो हमने इलेक्ट्रोलाइट जो ये लिक्विड है हमने इसे वाटर ले लिया। अब होता क्या है, तो जब जब यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा H2O ब्रेक होगा किसमें, H2 प्लस O2 के अंदर। तो जो रिएक्शन बनता है वो होता है 2H2 प्लस O2। अब ये किसके थ्रू हुआ, थ्रू यूसेज ऑफ कैथोड एंड एनोड। तो दिस इज डन बाय कैथोड एंड एनोड इलेक्ट्रोलाइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो है, इलेक्ट्रोलाइट हम उसे लेते हैं जिसका हमें डिकम्पोजिशन करवाना होता है, यह बात आप याद रखना। और अगर आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन पूछा जाता है तो आप इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और रिएक्शन जो हमारा मिलता है वो होता है 2H2O इज इक्वल टू 2H2 प्लस O2। तो चलिए बच्चों, ये थे हमारे तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब जो हमें नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ना है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेडिंग डालिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। पहले हम इसको लिख लेते हैं। इन दिस more reactive elements displaces a less reactive elements from its compounds। तो चलिए बच्चों,
हम इसको एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए हमारी एक क्लास के अंदर एक डेस्क है, उसके अंदर दो स्टूडेंट बैठे हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए बहुत कमजोर है, स्टूडेंट बी बहुत ताकतवर है। अब एक स्टूडेंट सी है, वो आया इनके पास, तो मुझे बताइए वो क्या ए को हटा पाएगा या बी को हटा पाएगा? तो जो उससे कमजोर होगा वो उसको हटा देगा और खुद वहां पर बैठ जाएगा। अगर वो बी के पास जाएगा तो वो उसे नहीं हटा पाएगा। ठीक है, तो ये सी गया क्योंकि सी ए से ज्यादा ताकतवर है पर बी से कम ताकतवर है, तो वो ए को रिप्लेस कर देगा। तो थोड़ी देर बाद डेस्क पर कौन से दो बच्चे बैठे होंगे? सी एंड बी। ए को वो बाहर निकाल देगा। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करता है। एक कंपाउंड के अंदर जो लेस रिएक्टिव कंपाउंड एलिमेंट होता है, बाहर वाला एलिमेंट उसको आकर रिप्लेस कर देता है। तो इसका एग्जांपल देखें तो Fe, दैट इज आयरन, जब CuSO4 को के साथ रिएक्ट करता है, CuSO4 एक्वस का मतलब क्या है? CuSO4 जो है वाटर के साथ मिक्स है, तो बनाता है FeSO4 प्लस Cu, और FeSO4 भी एक्वस होता है। तो क्या बच्चों आप एक चीज देख पा रहे हैं? Cu यहां पर था कमजोर स्टूडेंट और Fe था ताकतवर स्टूडेंट। तो Fe यहां पे गया और उसने Cu को बाहर निकाला और उसकी जगह खुद से ले ली। तो हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? FeSO4 और Cu को बाहर निकाल दिया। तो ये था एग्जांपल हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अगर हम बात करें कलर की, तो जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन Fe जब Cu को रिप्लेस करता है तो ये हमारा बना क्या? आयरन सल्फेट। और ये क्या था हमारा? कॉपर सल्फेट। कॉपर Cu और SO4 2 माइनस होता है हमारा सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो बच्चों, तो जब आयरन जो सिल्वरिश कलर का होता है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि आयरन का सल्फेट बन जाता है। हमारा जो नेल होता है, अगर हम आयरन नेल की बात करें, वो इस तरह का होता है कुछ। तो ये जो होता है वो ब्राउन कलर का बन जाता है। अब ये ब्राउन क्यों होता है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट ऑफ आयरन। तो आयरन के सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से ये सिल्वरिश से ब्राउन कलर का हो जाता है। ये कलर्स आपको याद होने चाहिए, आपसे एग्जाम में कलर के बेसिस पर रिएक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ब्राउन कलर बनता है क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो अब हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट का सेकंड रिएक्शन। तो लिखिए बच्चों, जब जिंक सॉलिड फॉर्म में फिर से कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो बच्चों वो बनाता है जिंक सल्फेट। फिर से क्या होता है? कॉपर को बाहर निकाल दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम बात करेंगे लेड की, लेड इन सॉलिड फॉर्म। तो लेड का जो सिंबल होता है वो होता है Pb। तो लेड जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा
हमने सल्फेट की 3 एग्जाम्पल ले ली हैं, तो हम इस बार इसको क्लोराइड कर देते हैं। तो कॉपर क्लोराइड, तो जब कॉपर क्लोराइड के साथ पीबी रिएक्ट करेगा तो बच्चों बनाएगा लेड क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, फिर से कॉपर सॉलिड फॉर्म में। अगर हम अपने तीनों रिएक्शन देखें, नंबर 1 जिसमें Fe कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा था कौन, Fe मतलब आयरन। आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं हमारा जो कॉपर होता है वो आयरन से भी कमजोर है, वो जिंक से भी कमजोर है, और वो लेड से भी कमजोर है? तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, जिंक, आयरन, lead are more reactive than copper। तो बच्चों ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हम ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो सब पढ़ेंगे। तो टिल टाइम आप ये सारे रिएक्शंस रिवाइज कीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इनसे जरूर पूछा जाता है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और अगर कोई डाउट्स हो तो आप हमसे चैट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू सो मच।